नमस्कार, स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एससीओ समिट के बारे में। तो अभी के लिए यहाँ पर 20th समिट हुई है एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट के तहत यहाँ पर जो मीटिंग है ये कंडक्ट हुई है, जिसको यहाँ पर चेयर किया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। तो यहाँ पर पहली बार हुआ है कि ये जो समिट है वर्चुअल फॉर्मेट में हो रही है और भारत की ये तीसरी मीटिंग है। ओके, तो भारत इसका मेंबर जो है 2017 में बना था। भारत और पाकिस्तान ये इन दोनों को जो परमानेंट मेंबरशिप मिली थी एससीओ की, ये 2017 में इकट्ठे मिली थी। ओके, तो तभी से अभी भारत की ये तीसरी मीटिंग है। तो यहाँ पर जो यूरेशियन जो यहाँ पर एरिया पड़ता है, यहाँ पर एशिया, कुछ हिस्सा जो यहाँ पर यूरोप का, ओके, खासतौर पर जो रशिया है, ओके सॉरी, जो रशिया का और जो एशिया का रीजन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूरोप वाला रीजन यहाँ पर बेसिकली नहीं है। ओके, जो रशिया का पार्ट है यूरोप वाला, वो वाला यहाँ पर हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू। एससीओ क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके, क्या इसका मायने है इंडिया के लिए, तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। कौन कौन की इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, कौन कौन से अभी इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर जो भी चैलेंजेस इकट्ठे हो गए ना पैंडेमिक की वजह से, तो उनके ऊपर कैसे इस सिचुएशन से हम बाहर निकलें। ओके, कैसे जो है यहाँ पर एक रिफॉर्म लेकर आए मल्टीलेटरलिज्म के तहत। कहने का मतलब कि ग्लोबल गवर्नेंस में जो भी यहाँ पर बदलाव आए हैं, ओके, इस पैंडेमिक के चलते, तो यहाँ पर कैसे हम इसको सही करें, किस तरीके से जो है वर्ल्ड अभी फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड कंट्री, जितने भी कंट्रीज है मोस्टली। ओके, तो बर्डन जो है, डेट जो है बढ़ता जा रहा है अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, खासतौर पे जो यूरेशियन कंट्रीज है उनकी अगर बात करूं तो। ओके, तो इनको भी सही करना है पैंडेमिक की वजह से। तो यहाँ पर भारत भी जो है अभी नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूएनएससी का। ओके, तो वो इसके तहत अभी 1 जनवरी 2021 से ये शुरुआत करेगा एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, हालांकि अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इंडिया भी उनमें से नॉन परमानेंट मेंबर में से एक है। तो अभी जो बाइडेन की जो सरकार बनी है, तो उससे एक अंदेशा लग रहा है कि शायद आने वाले समय में भारत भी जो है परमानेंट मेंबर बन जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये क्या होता है, परमानेंट मेंबर क्यों बनते हैं, तो उसके ये अलग सी बातें हैं, इसके ऊपर मैं फर्दर लेक्चर लूंगा। तो फिलहाल एससीओ समिट के बारे में जानते हैं। तो इस मीटिंग में बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई की और उन्होंने पूरी वह मीटिंग में सभी कंट्रीज को बताया कि भारत क्या क्या कर रहा है। ग्लोबल अगर पीस की बात करें, रीजनल पीस की बात करें, ओके, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ओके, प्रॉस्पेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम जो है टेररिज्म के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। जो स्मगलिंग होती है इलीगल वेपन्स की, उसको यहाँ पर रोकने का काम कर रहे हैं। जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, तो इन सबको यहाँ पर भारत जो है टैकल करके चल रहा है। अच्छी यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस है भारत यहाँ पर दे रहा है। तो उन्होंने आगे और बात की कि जो भारत की जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, ओके, तो उन्होंने अभी तक जो है 50 यूएन पीस कीपिंग मिशंस में अभी तक काम किया है। ओके, ये यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं जहां पर अगर किसी भी नेशन में जो यूएन का मेंबर है, तो अगर वहां पर गड़बड़ी चल रही है, तो वहां पर पीस लेकर आना है, तो वहां पर जो अलग अलग मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज, उनके कुछ कुछ ट्रूप्स होते हैं जो यहां पर इकट्ठे बुलाए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और उनको पीस कीपिंग मिशन में जो है भेजा जाता है। फिलहाल अगर एग्जांपल की बात करूं तो सूडान में काफी माहौल खराब था, तो वहां पर इंडियन सोल्जर्स पार्टिसिपेट उन्होंने किया था यूएन पीस कीपिंग मिशन में। तो यहां पर कई बार पाकिस्तान और इंडिया के सोल्जर्स इकट्ठे भी हो जाते हैं, ओके, इकट्ठे भी काम करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो कंट्रीज ज्यादा यहां पर बजट में पैसा देती है यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत, वो अपने ट्रूप्स डोनेट नहीं करती हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए। और जो यहां पर पैसा कम देती हैं, वहां पर वो जो है ट्रूप्स ज्यादा डोनेट कर देती है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान। तो यहां पर इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया इसमें काफी अच्छा कर रहा है। ओके, काफी अच्छा एक्सपोर्ट अपना जो है मेडिसिन का, जो मेडिसिन जो इक्विपमेंट है उनका कर रहा है। ओके, तो यहां पर 150 से ज्यादा कंट्रीज में जो है भारत ने सप्लाई भेजी है एसेंशियल मेडिसिन की इस पैंडेमिक के दौर में। ओके, इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इंडिया का स्ट्रॉन्ग कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्ट है इन एससीओ रीजन के साथ, उसके बारे में भी यहाँ पर जो उन्होंने हाईलाइट किया, तो उन्होंने बात रखी। उन्होंने बोला कि हमारी कमिटमेंट है कि अपनी कनेक्टिविटी जो है ना इस रीजन का, पूरा का जो एशिया का रीजन है, यहाँ पर जितने भी कंट्रीज पड़ते हैं, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ओके, यहाँ पर उज्बेकिस्तान, ओके, इन सबके साथ हम अच्छा टाइप करके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे इनिशिएटिव चल रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर,
शबार पोर्ट, अशगाबाद एग्रीमेंट, तो इन सबको भी यहाँ पर भारत जो है ना यहाँ पर सपोर्ट करता है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या एग्रीमेंट है इनके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर पूरी सपोर्ट यहाँ पर भारत जो है यहाँ पर दे रहा है एससीओ को। ओके, तो अभी 20th एनिवर्सरी आने वाली है एससीओ की 2021 में। ओके, तो वहां पर इसको बोला गया एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। ओके, तो यहाँ पर इंडिया भी अपने जो इनिशिएटिव है, ओके, तो यहाँ पर कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको प्रमोट करे आने वाले समय में एससीओ के तहत। तो यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट हेरिटेज जो साइट है, ओके, जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, एससीओ फूड फेस्टिवल इंडिया आने वाले साल में यहाँ पर होने वाला है। तो वहाँ पर इंडिया भी अपने जो है यहाँ पर इनिशिएटिव से उनको यहाँ पर दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर 10 रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर लिटरेरी जो वर्क है, ओके, उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। खासतौर जो रशियन और चाइनीज है यहाँ पर भी इसको भी फोकस किया गया है। तो फिलहाल जो अगर एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इसको ध्यान रखिएगा, एक रशियन है, दूसरी चाइनीज है। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं एससीओ के बारे में। इसको शंघाई पैक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। और ये है क्या? इज ए यूरो एशियन, ओके, political, economic and security alliance, the creation of which was announced on 15 June 2001 in Shanghai, China। ओके, तो शंघाई जैसे इंडिया का बॉम्बे है, वैसे चाइना का शंघाई है। ओके, तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, इन तीनों पर्सपेक्टिव के ऊपर जो है यहाँ पर काम किया जाता है, जो भी इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। इसको बनाया गया 2001 में। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोरोव। ओके, 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज और रशियन। अभी ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके जो फाउंडर मेंबर वो कौन है। अभी ज्यादा हो गए, लेकिन इनके फाउंडर मेंबर कौन कौन है? चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है। ओके, तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यूपीएससी खासतौर पर यहाँ पर क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देता है। ओके, तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर इसका फाउंडर मेंबर नहीं था। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो कलर है, ओके, तो इसमें जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, ये फुल मेंबर है। ओके, मेंबर स्टेट्स हैं। ओके, ये मेंबर कंट्रीज है सारी। तो यहाँ पर अलग अलग एरियाज में यहाँ पर जो कलर्स हैं, जैसे ग्रीन कलर है वो ऑब्जर्वर स्टेट्स का है, ये जो है ब्लू ये डायलॉग पार्टनर्स हैं, ये रेड वाले जो है गेस्ट अटेंडेंसेस हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये मेंबर स्टेट्स हैं ना, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स जिसको हम बोलेंगे। ओके, तो इंडिया और पाकिस्तान ये लेटेस्ट ये ज्वाइन हुए 2017 में। तो ये 6 के 6 अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये इसके जो है फाउंडर मेंबर हैं। ओके, तो ये सभी कंट्रीज को मिलाकर जो है इसके फाउंडर मेंबर्स, ये अभी के सारे जो है इसके परमानेंट मेंबर हैं। तो ग्रीन में जैसे मंगोलिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है। ओके, तो ये जो कंट्रीज हैं ये अभी के लिए क्या है? ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर बेलारूस है। ओके, ये भी ऑब्जर्वर स्टेट्स पे है। तो आने वाले समय में कुछ ही साल में इनको भी यहाँ पर फुल मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ये जो है डायलॉग पार्टनर्स हैं, आप इनके नाम देख सकते हो, यहाँ पर मौजूद हैं। तो आगे बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना मुंबई में, तो यहाँ से बाय शिपिंग हम ईरान के शबार पोर्ट तक पहुंचेंगे। फिर यहाँ से बाय रोड कनेक्टिविटी होगी, बाय रेल कनेक्टिविटी होगी। ओके, तो यहाँ से होते हुए जो हम रशिया का मॉस्को है वहां तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो फिर आगे जो है फिर दोबारा से यहाँ पर सी कनेक्टिविटी होगी बाय शिप। ओके, फिर घूम फिर के जो है यहाँ पर फिर वापस हम जो है यहाँ पर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी। ओके, तो ये ब्लू कलर में स्टैंडर्ड रूट है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये रेड कलर में जो है ये इसको एनएसटीसी नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसको ये बोला गया है। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल ये रूट काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ ही समय पहले यहाँ से जो है वीट है, ओके, यहाँ पर भेजी गई थी, यहाँ पर शबार पोर्ट पहुंची, फिर यहाँ से अफगानिस्तान भेजी गई थी। उस समय पाकिस्तान ने बाय रोड यहाँ पर कनेक्टिविटी करने से मना कर दिया था। ओके, तो इंडिया ने ये वाला रास्ता अपनाया। तो यहाँ पर शबार पोर्ट को यहाँ पर इंडिया हेल्प कर रहा है यहाँ पर ईरान की बनाने में। तो ये इधर ग्वादर पोर्ट है, ओके, जो कि बलूचिस्तान स्टेट में पड़ता है पाकिस्तान के। तो यहाँ पर चाइना बना रहा है इसको। ओके, तो यहाँ पर चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत। तो यहाँ पर यह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो देखिए यहाँ पर जो अशगाबाद एग्रीमेंट है इसी के तहत ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसको यहाँ पर बनाया जाएगा। देखो यहाँ पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था अलग अलग सरकारों के बीच में, जिनका नाम है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान और ओमान। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। ओके, ताकि जो गुड्स हैं उनकी अच्छे से जो है आदान प्रदान हो सके। तो यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया को पर्शियन गल्फ से। ओके, तो यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट बना था ये अप्रैल 2016 में ये फोर्स में आ गया था।
ओके, तो अशगाबाद जो है ये कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान की, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब ओरिजिनली ये साइन हुआ था तो उस समय ईरान, ओमान, कतर, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, यही जो है 5 मुल्क थे। ओके, 2011 में यह साइन हुआ था। बाद में 2013 में कतर जो है पीछे हट जाता है। ओके, उसी साल कजाकिस्तान एंट्री करता है अपनी। ओके, तो यहां पर पाकिस्तान इस एग्रीमेंट को साइन करता है 2016 में और भारत साइन करता है 2018 में। सो यहां पर इस नक्शे के थ्रू आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग यहां पर कॉरिडोर बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ जो है इसको जोड़ा जाएगा आपस में अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो ये देखिए तुर्कमेनिस्तान, ये अशगाबाद है इसकी कैपिटल। ओके, यहां से देख सकते हो शबार सेंट्रल एशिया रूट बाय पासिंग अफगानिस्तान। ओके, तो ये ग्रीन कलर में अफगानिस्तान को हम टच ही नहीं कर रहे। ओके, ये तुर्कमेनिस्तान वाले, तो यहां पर सीधे ईरान के थ्रू यहां पर शबार पोर्ट पहुंचेंगे, फिर सीधे यहां पर इंडिया में कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक मुंबई पोर्ट के ऊपर, एक कांडला पोर्ट है उधर, तो यहां पर एक मुंद्रा पोर्ट है, तो वहां पर। ओके, तो वैसे ही अलग अलग एरिया से, जैसे यह चाइना सी पैक बना रहा है। ओके, तो यहां पर जिंगजैंग स्टेट है चाइना का, तो यहां से निकल के सीधे ये घूमते फिरते यहां पर ग्वादर पोर्ट पहुंचेंगे। ओके, तो इससे भी पाकिस्तान को काफी फायदा आने वाले समय मिलेगा जब ये सी पैक का कॉरिडोर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, तो यहां पर ये चाइना यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हालांकि यह भारत का एरिया है। ओके, तो यहां पर भारत ने काफी प्रोटेस्ट भी किया था इसके खिलाफ कि आप यहां पर जो है कॉरिडोर नहीं बना सकते हो। तो ऐसे ही अलग अलग एरियाज हैं। ओके, जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा अलग अलग स्टेट्स के। तो इसके यहां पर थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, जहां पर इंडियन आर्मी ने फुली ट्रेन मिलिट्री हॉर्सेस और 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स जो है वो बांग्लादेश आर्मी को यहां पर जो है उनको हैंड ओवर किए हैं। तो यहां पर 20 फुली ट्रेन मिलिट्री हॉर्सेस हैं और 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स हैं। तो इसका यहां पर मोटिव होता है कि कैसे हम जो है बायलैटरल रिलेशन जो है ना दोनों कंट्रीज में उसको कैसे मजबूत रखें। तो इसके तहत ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं ये लिए जाते हैं भारत की आर्मी द्वारा। तो यहां पर साथ ही साथ जो इनको ट्रेन किया गया है, तो यहां पर ट्रेन किया गया है बाय द रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, तो इन्हीं के द्वारा बांग्लादेश आर्मी के जो यहां पर सोल्जर्स हैं इनको भी ट्रेन किया गया है कि कैसे जो है इन्होंने हैंडल करना है मिलिट्री हॉर्सेस और डॉग्स को। ओके, तो इनसे कैसे काम लेना है, तो इसके बारे में भी जो है बांग्लादेश आर्मी के जो यहाँ पर सोल्जर्स हैं उनको बकायदा यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई है बाय द रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये यहाँ पर तस्वीर है जहां पर हैंड ओवर किया गया है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के पास। ओके, तो ये डॉग्स हैं। ओके, जो माइन डिटेक्शन में आपको सहायता देंगे आर्मी को दोनों साइड। तो यहाँ पर अलग अलग जो है आर्मी के यहाँ पर जो है लीडर्स हैं। ओके, भारत की आर्मी भी है और बांग्लादेश की आर्मी भी यहाँ पर है। ओके, जो आपस में यहाँ पर जो है इनको हैंड ओवर किया जाएगा। तो इसकी प्रेजेंटेशन सेरेमनी रखी गई थी। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और बांग्लादेश का, उसके अकॉर्डिंग। तो आगे यहाँ पर मैं मैप में आपको डिस्कशन करता हूँ। मैप में जो है बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ओके, कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं भारत की जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करती हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। न्यूज में है तो इसको आप अच्छे से देखें अभी। तो यहां पर देखिए पूरा मैप बांग्लादेश का। तो यहां पर जो बेसिकली त्रिपुरा है ये 3 साइड से बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो मेघालय का बॉर्डर लगता है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ। यहाँ ऊपर जो है असम का बॉर्डर भी यहाँ पर टच करता है। ओके, तो इधर साइड जो है वेस्ट बंगाल है सारा, ये सारा का सारा जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर देखिए ये कोलकाता है और ये है ढाका। तो ये दोनों ही बड़े शहर हैं और बंटवारे के वक्त यही यहाँ पर कंफ्यूजन थी कि कोलकाता किसको दें और ढाका किसको दें। ओके, तो यहाँ पर जैसे लाहौर था वैसे उसकी भी कंफ्यूजन थी कि लाहौर पाकिस्तान को दें या फिर इंडिया में ही रखें, इंडिया के पंजाब में ही उसको कैपिटल रहने दें पंजाब की। तो यहाँ पर लाहौर को दे दिया गया उधर। हालांकि रावी दरिया के वो वेस्टर्न पोर्शन पे था, तो दरिया के हिसाब से लाहौर इंडिया का हिस्सा बनता था। लेकिन बाउंड्री कमीशन के जो चेयरमैन थे रेडक्लिफ जी, उन्होंने लाहौर को दे दिया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास कराची के अलावा और कोई भी बड़ा शहर नहीं बचता था। तो इसको यहाँ पर इंडिया के पास काफी शहर थे बड़े। ओके, तो यहाँ पर लाहौर को दे दिएगा पाकिस्तान को और फिर बदले में पंजाब को मिला चंडीगढ़। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र दरिया है। ओके, जो यहाँ से निकलता है और इधर जो है यहाँ से ढाका से होके यहाँ से गुजरता है। तो नेविगेशन के मामले में बांग्लादेश काफी बढ़िया है
ओके, तो यहाँ आगे तक यहाँ पर जो है शिप्स जो है चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेविगेशन ढाका तक जो है अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पर अच्छे से इकोनॉमी भी इसकी बूस्ट हो रही है। तो इसका ये जो इसके जो नेविगेशन में इतना जो इंपॉर्टेंस है ना, तो इसकी वजह से इसका जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को भी काफी बढ़ रहा है, खासतौर पर जो टेक्सटाइल का एरिया है उसमें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये रही गंगा नदी। ओके, ये गंगा नदी यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर जब ये गंगा बांग्लादेश में एंटर होती है ना, तो अब इसका नाम चेंज होता है, तब इसको बोलते हैं पद्मा रिवर। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये बाद में ब्रह्मपुत्र में ही यहाँ पर विलय हो जाता है, बाद में जाकर जो है ये बे ऑफ बंगाल में जो है जाकर गिर जाती है। तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक और डिस्प्यूट रहता है, वो है तीस्ता रिवर का। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो वो भी बांग्लादेश में ही एंटर करती है भारत की ओर से। ये वाली जो रिवर आ रही है ऊपर से, ओके, सिलीगुड़ी के पास से गुजरती हुई ऊपर वाले पोर्शन से जब ये बांग्लादेश में एंटर कर रही है, ये वाली रिवर है तीस्ता रिवर। ओके, तो ये वाली जो रिवर है ये तीस्ता रिवर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये न्यूज में रहती हैं ज्यादातर, ये सारी की सारी तीस्ता रिवर है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आईआईटी बॉम्बे में नेशनल एजुकेशन डे के ऊपर एक प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा। तो यहां पर इसके तहत यहां पर काफी बातें जो हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा बोली गई हैं। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, उनका क्या नाम है, इसके बारे में आप जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहां पर किनके नाम के ऊपर ये नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, तो उसके ऊपर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत सरकार में, जो भारत जब आजाद हुआ था, तो जो पहली सरकार बनी थी, तो वहां पर जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन, ओके, यहां पर नेशनल एजुकेशन डे जो है वो मनाया जाता है। तो हर साल 11 नवंबर को जो है ये दिन पड़ता है। तो यहां पर काफी कुछ जो है स्पीच में बोला है, जो यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, तो उनके द्वारा ये भी बात कही गई है कि यहां पर अभी इंडिया फोकस कर रहा है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाएगा आने वाले समय में एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो। ओके, तो यहां पर एक बात बोली गई है, स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो यहां पर एक स्लोगन जो है दिया गया है। तो यहां पर बात बोली गई कि हम इंडिया को ग्लोबल हब बनाएंगे एजुकेशन के क्षेत्र में, हम इंश्योर करेंगे कि हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम जो है प्रोवाइड करें आने वाले समय में। कॉपरेशन जो है, कोऑर्डिनेशन जो है, वो एग्रीमेंट जो है, वो जो वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ हम बढ़ाएंगे आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो भी यहाँ पर इसी चीज को हाईलाइट करती है कि जो वर्ल्ड की यहाँ पर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है उनको हम कहेंगे, इनवाइट करेंगे कि आप इंडिया में आइए और अपने कैंपसेस जो हैं उनको यहाँ पर आप स्थापित कीजिए और अपनी जो पढ़ाई है आप इंडिया में भी करवाइए। तो यहाँ से एक बायलैटरली कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, कॉपरेशन हो जाएगा। ओके, तो जिसके तहत इंडिया को भी यहाँ पर एक मूवमेंट मिलेगी, ओके, अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर हायर एजुकेशन की बात करें भारत में, तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। ओके, बच्चे जो चीज पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल तो हो रहा है लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके रीजंस बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, अगर कोई पढ़ाई करवा रहा है, थ्योरेटिकल करवा रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करवाने की बात आ रही है, तो जो पर्याप्त साधन होने चाहिए प्रैक्टिकल करवाने के लिए वो उपलब्ध नहीं होते। मशीनरी महंगी होने की वजह से कॉलेज जो है वो रखता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो है भारत सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि अच्छी क्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी लूप होल्स मिलेंगे उनको हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो हायर एजुकेशन को हमने अच्छा बढ़ाना है, बेहतर बनाना है। अगर हायर एजुकेशन अच्छी होगी तभी रिसर्च फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर रिसर्च फील्ड स्ट्रांग होता है तो भारत की एक बैकबोन जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जो बाहर के मुल्क हैं, वहां से हम बहुत सारी कमोडिटीज है जो इंपोर्ट करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अच्छी रिसर्च होगी, सस्ती चीज अगर हमें अवेलेबल होगी आने वाले समय में, सस्ता रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, तो हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे और दुनिया में कंपटीशन पैदा करेंगे चाइना के साथ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नेशनल एजुकेशन डे हम किन के दिन के ऊपर किनको याद करके जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैन। ओके, तो इतना बड़ा नाम है उनका, तो शॉर्ट फॉर्म में हम उनको मौलाना आजाद के नाम से उनको जानते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888। ओके,
और उनकी डेथ हुई थी 12 फरवरी 1958 को। तो यहाँ पर इंडियन स्कॉलर थे वो, इस्लामिक थियोलॉजियन थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और सीनियर लीडर थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके। तो यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है। बहुत सारे इन्होंने जो यहाँ पर प्रोटेस्ट है, बहुत सारे मूवमेंट है जो इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए थे। और आगे बात करें, ये भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, ओके, भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसके तहत, ओके। तो यहाँ पर देखिए हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसको बोल देते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट जब हुआ था 1919 में, ओके, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उसी समय खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। तो इस समय हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी बढ़ चढ़कर सामने देखने को मिली थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ पर इसके भी ये लीडर थे, ओके। खिलाफत मूवमेंट के बारे में डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा, तो इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा आपको, ओके, अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। तो यहाँ पर अच्छा जो है क्लोज कॉन्टैक्ट था इनका जो महात्मा गांधी थे उनके साथ। तो उनके एक तरह से दीवाने थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको बड़े अच्छे से ये स्वीकारते थे और जैसे कोई भी चीज अगर बात महात्मा गांधी बोलते थे उसको टालते नहीं थे, ठीक है। तो एक अच्छे सपोर्टर थे, मतलब बड़े उत्साह के साथ उनके जो आइडियाज थे उनको ये मानते थे, उनका सत्कार करते थे। यहाँ पर जितने भी मूवमेंट हुए तो वहां पर बहुत अहम रोल इनका रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो इन्होंने काफी अहम योगदान इसमें नमाया था इन सभी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ओके। साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट हुए थे 1919 में रॉलेट एक्ट्स के खिलाफ, तो यहाँ पर जो गांधी जी का स्वदेशी वाला जो यहाँ पर आइडिया था कि हम जो भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को खरीदें, उन्हीं को यूज करें, ओके, स्वराज लेकर आए भारत में, सेल्फ रूल लेकर आए, तो इसके ऊपर भी ये काफी सहमत थे इस आइडियोलॉजी पे। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1923 में 35 साल की उम्र में ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट जो है प्रेसिडेंट थे, ओके। यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पर जो है सेवा निभाई है 35 साल की एज में ही। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात कर रहे हैं जो दरसना सत्याग्रह हुआ था 1931 में, तो यहाँ पर भी ये मेन ऑर्गेनाइजर थे। तो यहाँ पर जो सॉल्ट लॉ था, ओके, उसके खिलाफ टैक्सेस बढ़ा दिए थे सॉल्ट के ऊपर सरकार ने, तो उसके खिलाफ ये सत्याग्रह जो है इसको आयोजित किया गया था। इसके अलावा 1931 के अलावा आगे बात करें तो अपने समय में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पर इनको जाना जाता था कि काफी अच्छे लीडर थे, ओके। जब पाकिस्तान भी बना था तो इन्होंने इसका विरोध किया था कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट में नहीं है, ओके, तभी ये इंडिया में ही रहे, ओके, और इंडिया में ही इन्होंने अपने जो है प्राण त्यागे थे, ओके। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म इसके एक अच्छे आइडियल थे ये, ओके। और दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1940 से लेकर 1945 तक। तो इसी समय के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट चला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ओके। तो ये भी मूवमेंट इसी समय के दौरान चला था जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। बाद में जो अंग्रेजों की सरकार थी उन्होंने इनको जेल में डाल दिया और जितनी भी बाकी जो कांग्रेस लीडरशिप थी उसको भी जेल में डाल दिया। तो यहाँ पर इनका एक न्यूज़पेपर था, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अल हिलाल, ओके। तो यहाँ पर ये लिखते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में, काफी अच्छा काम इन्होंने किया था। तो इस न्यूज़पेपर का नाम याद रखिएगा, इसको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के नाम रख दिए जाएंगे, साथ में उनके जो फाउंडर मेंबर हैं उनके नाम रख दिए जाएंगे। तो इसके बारे में मैचिंग आपको तभी पता होगी जब इसके बारे में पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो कौन से डिपार्टमेंट के तहत ये प्रदान किए जाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो ये डिपार्टमेंट पहले इसकी अलग से मिनिस्ट्री थी, ओके, लेकिन बाद में जब मोदी सरकार 2019 में दोबारा चुनकर आई, बाद में इसको मर्ज कर दिया गया, एक नई मिनिस्ट्री बना दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अब ये सभी डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसको भी अभी इसी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ही मर्ज कर दिया गया। तो एक मंत्रालय बना दिया गया, उन मंत्रालय को अभी डिपार्टमेंट बना दिए गए अलग अलग, ओके। तो यहाँ पर ये नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है ये कंडक्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड एडिशन इसका होगा 11 से 12 नवंबर के बीच में। तो वर्चुअली ये इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर जो है एक सिटेशन सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफी और कैश प्राइज जो है यहाँ पर दिया जाएगा किनको, जिन इंडिविजुअल्स ने या जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने वाटर कंजर्वेशन में, ओके, पानी की सही
उस इस्तेमाल करने के लिए जो अच्छे काम किए हैं पूरे भारत में, ओके, तो यहाँ पर उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। इसका बेसिक मकसद यही होता है। अगर हम किसी को अवार्ड देते हैं तो उसका बेसिक मकसद यही होता है, मोटिवेट करना, ओके, कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो और अच्छा काम वो आगे भी करते रहें, और एक नाम हो जाता है अगर किसी को नेशनल अवार्ड मिलता है तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, कैसे पानी को मैनेज करना है, अगर ज्यादा है, अगर कम है किसी एरिया में, उसको कैसे कंजर्व करना है, कैसे बचा के यूज करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। जैसे सबसे ज्यादा पानी अभी तक जो कंज्यूम होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा होता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कंफ्यूजन, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घरेलू लोग हैं, वो ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। नहीं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा पानी वो कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर जैसे ड्रिप इरिगेशन हम यूज करते हैं, ओके, ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं कि जो बूंद बूंद पानी है वो पौधे की जड़ों के आसपास जो है वो गिरता जाएगा, और उससे फायदा क्या होता है कि जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, अच्छा फल निकलता है उस पौधे से। तो इससे पानी भी बच जाता है और इरिगेशन भी हो जाती है। इसके अलावा जो पानी की जो सप्लाई जाती है, ओके, जैसे टैप वाटर आता है, अगर कोई खुला नल दिख जाता है तो यहाँ पर हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बंद कर दे, ओके, तो उससे भी पानी हम बचा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे जाता जा रहा है। बहुत सारे एरियाज हैं जो पहले अच्छे थे, अब वो सूखाग्रस्त एरियाज हो गए हैं, तो वहां पर भी हम अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि जहां जहां पर अभी महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, जो जहां पर नेशनल हाईवे बन रहे हैं महाराष्ट्र में, तो वहां पर जहां से मिट्टी उठाई जाएगी ना उन हाईवेज के ऊपर डालने के लिए, तो वो जहां पर खड्डे बन जाएंगे उनको भरा नहीं जाएगा, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जब बारिश आएगी, बारिश का पानी जब इकट्ठा हो जाएगा फिर नीचे धरती की चला जाएगा, तो वहां पर पानी को दोबारा से रिचार्ज कर लेंगे वो, ठीक है। तो ये ऐसे मेथड्स यहाँ पर गडकरी जी ने कहा भी था कि ऐसे जो कंसेप्ट है इसको पूरे इंडिया में अभी हम प्रमोट करेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर आगे बात करें कि जैसे बारिश का पानी आता है तो उसको हम जो है रिचार्ज कर लें अच्छे से, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बोर करके तो उसके ऊपर जो है फ्लैट हम एक स्लैब रख के उसके ऊपर जो तार है वो तार बिछा के, पत्थर, मिट्टी, रेत, ओके, तो ऐसे छोटी छोटी लेयर्स बना के तो उसको ऊपर से ढक सकते हैं। जब पानी आएगा तो पानी बिल्कुल फिल्टर होके नीचे चला जाएगा। अगर खराब पानी भी आए तो फिल्टर होके नीचे चला जाएगा, तो वाटर रिचार्ज हो जाएगा, तो अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे हम। तो वहां पर जो सिचुएशन खराब हो रही है, पानी ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है, उससे बच जाएंगे, ओके। तो ऐसे इनिशिएटिव जिन्होंने लिए हैं, अच्छे काम किए हैं वाटर कंजर्वेशन में, जिन्होंने अवेयरनेस का भी काम फैलाया है कि अवेयर हो जाओ, पानी खत्म हो रहा है, अभी ठीक करो, तो उनको भी यहाँ पर जो है यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड एडिशन जो है अभी के लिए हुआ है 2020 में। यहाँ पर भारत सरकार का भी विजन है जिसका नाम है जल समृद्ध भारत। तो यहाँ पर भी सभी का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है, जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग एरियाज में, कंट्रीज में, तो भारत सरकार तीनों मिलकर यहाँ पर काम करती हैं। तो एनडब्ल्यूए का फोकस यही है कि अच्छा काम जो करेगा उसको आप शाबाशी दो। तो यहाँ पर जो ये इवेंट है, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ओके, जो भी अच्छे स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किए हैं, जिन्होंने अच्छी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, ओके, जो लोगों को एंगेज करते हैं, समझाते हैं, ओके, तो यहाँ पर कोशिश यही की जाती है कि लोगों का आपस में तालमेल बने, ओके। जो भी इनको प्रॉब्लम्स आती हैं वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कैसे करनी है मैनेजमेंट, तो जो ऑर्गेनाइजेशन इसके हल बताती हैं उनका अच्छा तालमेल बने लोगों का ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो अच्छे से अगर अवार्ड मिलता है, ठीक है, तो नाम हो जाता है। अगर नेशनल अवार्ड जिसके पीछे लग जाता है ना, नेशनल अवार्ड, ओके, तो नेशनल अवार्ड नाम ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे गांव भी हैं जहां पर भारत सरकार जो है हर साल अवार्ड निकालती है, देती है कि अपने अपने गांव में किसी सरपंच ने कैसे कितना बढ़िया काम करके दिखाया, ओके। तो यहाँ पर आगे बात करें तो ये स्टार्टिंग इनकी हुई थी इन अवार्ड्स की 2019 में, सितंबर 2019 में इनको लॉन्च किया गया था थ्रू माई गवर्नमेंट पोर्टल एंड CGWB, ओके, ईमेल। तो यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ओके, तो इसके तहत ये जो चीज है ये यहाँ पर अवार्ड्स शुरू किए गए थे। तो स्टार्टिंग में टोटल 1000 से ऊपर वैलिड एप्लीकेशंस यहाँ पर रिसीव हुई थी, जो कि इनकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2019 तक। तो यहाँ पर देखो ईमेल के थ्रू आप अपने आप को आपको अप्लाई करना होता है यहाँ पर। तो ये आप पोर्टल का नाम याद रख लिए, ओके, माई गवर्नमेंट पोर्टल यानी CGWB ईमेल, ओके। तो इसके तहत अगर आप भी कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसके बारे में आप जब ये डेट निकलेगी, ओके, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो।
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपने अच्छा काम करके दिखाया है, ओके, लोगों ने सराहा है, तो आप भी जो है यहाँ पर अवार्ड के जो है हकदार हो सकते हैं आने वाले समय में। और आखिर में बात करता हूं मैं जल जीवन मिशन के बारे में। यहाँ पर भारत सरकार का एक मिशन है कि सन 2024 तक साफ पानी की जो है ड्रिंकिंग वाटर की जो सुविधा है वो बाय टैप, ओके, टूटी के थ्रू जो है ना, टूटी कनेक्शन के थ्रू जो है 2024 तक पूरे भारत में जितने भी रूरल इंडिया है वहां पर जो है पहुंचाया जाएगा 2024 तक। ओके, 2024 तक का ये टारगेट है कि हर एक गांव में जब पानी लोग पिए तो टूटी से पानी निकले, ओके, साफ पानी वहां पर उपलब्ध हो। तो यहाँ पर अच्छी जो है यहाँ पर कोशिश है सरकार की। तो यहाँ पर ये तभी अच्छे से हो पाएगा जब हम वाटर मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से कर पाएंगे, वाटर कंजर्वेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो इसकी बहुत बढ़िया जरूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच जो है ये अपनाई जाएगी आने वाले समय में। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सभी की कंपोनेंट है इस मिशन के, जिसके तहत अवेयरनेस फैलाई जाएगी पूरे भारतवासियों में। और जल जीवन मिशन लुक्स टू क्रिएट एन जन आंदोलन फॉर वाटर, देयर बाय मेकिंग इट एवरीवन्स प्रायोरिटी। तो एक जन आंदोलन यहाँ पर चलाने की बात की गई है कि जन जन को पता चले कि पानी कितना जरूरी है और क्या हालत हो चुकी है अभी के लिए, तो उसको हम कैसे सही करें, कैसे पानी को यूज करें। तो अगर सुबह हम नहाते भी हैं तो एक बाल्टी से काम चल जाता है, तो एक बाल्टी से ही हम अगर नहाएं तो अच्छी बात है, ये आदत अच्छी है। ओके, अगर पानी को ज्यादा वेस्ट करना है तो वो खराब है। अगर किसी के पास पानी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वो जरा ये सोच ले कि उस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी अप्रोच अपनानी है, अच्छी सोच अपनानी है, तभी इसके ऊपर हम जो है इसका हल निकाल सकते हैं। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं हुनर हाट के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मकसद है, क्यों ये हुनर हाट जो है यहां पर भारत सरकार इसको कंडक्ट करवाती है। तो यहां पर फिलहाल दोबारा से इसको अभी शुरू किया जाने वाला है। ओके, तो यहां पर इनॉग्रेट करेंगे जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। ओके, तो इस हुनर हाट को 7 महीने बाद दोबारा से इसको इनॉग्रेट करेंगे, दोबारा से चलाएंगे। तो इसको यहाँ पर दिल्ली में इसको जो है यहाँ पर जो है चलाया जाएगा इस बार। तो कोरोना की वजह से यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया था। ओके, तो काफी बड़ा गैप यहाँ पर पड़ गया है इसमें। तो यहाँ पर जो थीम है इसकी वो है वोकल फॉर लोकल, इसको याद रखिएगा। हुनर हाट की थीम है वोकल फॉर लोकल। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो इंडिजीनियसली जो यहाँ पर जो लोग हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, खासतौर पे जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ओके, बहुत सारे प्रोडक्ट वो बनाते हैं, बैम्बू से बनाते हैं, ओके, मिट्टी को यूज करके बनाते हैं, मेटल को यूज करके बनाते हैं। इसके अलावा एक मशिया होता है, ओके, मशिया बोलते हैं वुडन और जूट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं। ओके, तो इसके तहत जो भी लोग यहाँ पर चीजें बनाते हैं ना, तो यहाँ पर उनको उनका कोई फायदा हो जाए, वो चीजें उनकी बिक जाएं। तो यहाँ पर इस एग्जीबिशन में एक तरह का एग्जीबिशन होता है, हुनर हाट होता है कि जैसा आपका हुनर है ना उसका एक तरह से एग्जीबिशन लगा देना। ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार सपोर्ट करती है इन सब लोगों को। यहाँ पर जो भी इनका खर्चा होता है आना जाने का, ओके, जहां से भी जिस भारत के जिस भी कोने से ये आते हैं पूरा खर्चा प्रोवाइड होता है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा। इनका रहने सहने का, खाने पीने का यहाँ पर पूरा खर्चा भारत सरकार का होता है। इनका क्या काम होता है, इन्होंने सिर्फ यहाँ पर पहुंच के अपना सामान बेचना है। ओके, तो जो भी इनका सामान का जो एक्चुअल रेट होता है ना वही यहाँ पर लगता है। मतलब ये जो खर्चा है आने जाने का वो तो भारत सरकार दे रही है, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर का भी फायदा हो जाता है और इनका भी फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर एक मेजर अट्रैक्शन का यहाँ पर स्रोत है जो यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो माटी के प्रोडक्ट बने हुए हैं, क्ले के बने हुए हैं, जो मेटल के बने हुए हैं और जो मछिया है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर बैम्बू से भी बनाए गए हैं। ओके, पॉटरी वर्क बहुत शानदार यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और अभी बात करते हैं, देखो कितने लोगों को फायदा होगा इसका जब ये हुनर हाट लगेगा। अपने अपने हुनर की प्रदर्शनी लोग करेंगे अपने अलग अलग कला की बदौलत। किसी ने कोई पॉटरी बनाई है, किसी ने कोई चटाई बनाई है, ओके, किसी ने कोई लकड़ का कोई खिलौना बनाया है, किसी ने लकड़ का कोई जानवर बनाया है, किसी ने तीर कमान बनाया। ओके, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बिकने आती हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर आर्टिसन है, जो यहाँ पर छोटी छोटी कारीगरी करते हैं, क्राफ्ट्समैन है, ओके, जो क्लियरली एक्सपर्ट है, तो इन सबको जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ओके, तो अपना सामान यहाँ पर वो जो है यहाँ पर बेचते हैं। और भी जो लोग हैं यहाँ पर, जो लोग पिछले 5 साल से एसोसिएट हैं इस यहाँ पर इस एक्सपेक्ट के तहत, इस जो यहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटी हुनर हाट की चल रही है भारत सरकार के द्वारा, जो उनके साथ एसोसिएट रहते हैं, ओके, तो वो पॉपुलर हो जाते हैं, ओके, लोगों के सामने ये चीजें। तो काफी लंबे समय से ये चल रहा है हुनर हाट, आज का नहीं है। ओके, भारत सरकार इसको जो है यहाँ पर सपोर्ट करती है पूरी।
तो यहाँ पर एक तरह की मार्केट मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो मास्टर आर्टिसंस हैं कि अपना सामान लाएं इंडिया के अलग अलग कोने से और यहाँ पर जो है अपने ब्रांड को बेचें यहाँ पर। ओके, तो सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाथ के द्वारा ही यहाँ पर बने होते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अभी 2 दर्जन से ज्यादा हुनर हाट जो है अभी तक जो है पूरे कंट्री में ऑर्गेनाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे आर्टिसंस का, क्राफ्ट्समैन का ये फायदा कर चुके हैं अभी तक। ओके, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में ये हुनर हाट को जयपुर में, चंडीगढ़ में, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली, रांची, कोटा, सूरत, अहमदाबाद, तो इन सभी जगह पर भी ये आने वाले दिनों में इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आप में से कोई इन शहरों में है, ओके, इन शहरों में से यहाँ पर अगर लेक्चर सुन रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर जाएं यहाँ पर विजिट करें। बहुत ही अलग तरह की आपको वैरायटी देखने को मिलेगी जो आपने कभी देखी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक तो अगर आप जाओगे, अगर चीज खरीदते हो तो एक तरह से उनका भी भला हो जाएगा जो इतनी मेहनत से ये चीज बनाते हैं, यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं। देखिए, ये जो लोग चीजें बेचते थे इनका इतना कोई प्रेजेंटेशन इनका नहीं था। ओके, तो यहाँ पर सरकार इनको सपोर्ट करती है तभी इनका माल यहाँ पर बिकता है, नहीं तो इनका माल सिर्फ एक एरिया जो रीजन है उसी तक सीमित रह जाता है, जहां उनके आसपास के लोग जो उनको जानते हैं तो उन्हीं का एरिया रह जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये इसके थ्रू एक्सप्लोर करने के लिए बाहर आते हैं तो आपको भी नई चीज देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर इस बार जो ये हुनर हाट अभी दोबारा से इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो इसके तहत डिजिटली भी आप इसको जो है ऑनलाइन भी प्रोडक्ट्स को जो है मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर वेबसाइट गिवन है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसके अलावा एक जेम पोर्टल है, ओके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पोर्टल है। ओके, तो वहां से भी जो है आप जो है इसको मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री इज रजिस्टरिंग दीज आर्टिसंस एंड देयर इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स ऑन जीईएम। ओके, यहाँ पर अगर आपने कोई यहाँ पर चीज बेचनी है, ओके, तो यहाँ पर इस पोर्टल के तहत आप उसको अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मंगवानी है तो जो हुनर हाट वाला जो पोर्टल है वहां पर आप उसको क्लिक करके आपके सामने प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी, फोटो भी आ जाएगी, तो वहां से आप उसको खरीद सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है हुनर हाट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत ये काम होता है और किन लोगों का भला करते हैं ये भी आपने ध्यान रखना है, किन लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है ये भी आपने ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।